हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी की तैयारी अच्छी चल रही है। जो सीरीज मैंने चलाई हुई है वो हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी की सीरीज चलाई हुई है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ईजी होता है करने में इन क्वेश्चन को, बस आपको इनको एक बार समझने की जरूरत है। टॉपिक वाइज आपका ये जो सेशन है वो चले हुए हैं और नोट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपका कल वाला टॉपिक भी, और आज जो मैं ये वीडियो करा रही हूँ ये भी आपका ऑलरेडी अपलोडेड है। आप बस उस फ्रेश मेल को जो है आपने ओपन करना है जो आपके भेजी गई है, और आपको वहां पर हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा जिसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बढ़ चलते हैं। प्रिंसिपल की बात करेंगे लैंग्वेज टीचिंग की, और मैंने कल भी आपको यही बात बोली थी, आज भी यही बात बोल रही हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो पेडागोजी है वो एक साथ करा रही हूँ। बिकॉज इंग्लिश की पेडागोजी उसमें आपको केवल इंग्लिश मीडियम में मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, और हिंदी के पेडागोजी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चन जो है मिलेंगे। तो आपको दोनों को समझना है। ठीक है, आप ऐसे सीडीपी में कर सकते हो कि आप हिंदी वाले है वो इंग्लिश को इग्नोर कर सकते हो, इंग्लिश वाले हिंदी को इग्नोर कर सकते हो, पर आप यहाँ नहीं कर सकते हो। तो आपको दोनों ही लेवल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज कई बार आपको दिक्कत हो जाती है, जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, और जो इंग्लिश वाले वो हिंदी को, क्योंकि आप दोनों को ध्यान नहीं देते हो। तो भाई दोनों को ध्यान देना मैं पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, आप बच्चे को कौन सी, यहाँ पर किन भाषाओं की बात करी जा रही है, भाषा शिक्षण किसका, हिंदी का और इंग्लिश का, दोनों को मिलाकर के हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बारी, तो इनको एक एक करके हम देख लेंगे। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अब यहाँ पर हम जो कुछ भी चीजें पढ़ेंगे वो भाषा से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, हम बच्चे को भाषा सिखाना चाह रहे हैं, बच्चे को हम हिंदी सिखाना चाह रहे हैं, बच्चे को हम इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी लेवल हो, 1 to 5 का, 6 to 8 का, या फिर आपका जो सेकेंडरी लेवल है वो हो। ठीक है, मोटिवेशन इंटरेस्ट, आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले तो जब आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, उसको जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हो तो उसको आप मोटिवेट करते रहें। ठीक है, कोई भी चीज है भाई आप ये अपने तरफ से भी लगा सकते हो। अगर आप किसी भी चीज से, मान लो अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर बनाते हो तो उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप मोटिवेट होते हो। ठीक है, आपको कोई प्रेज करता है कि आप अच्छे से कर सकते हो, आप बढ़िया जा रहे हो, तो आप मोटिवेट होते हो। तो जब तक कोई बच्चा मोटिवेट नहीं होगा वो उस चीज को नहीं सीख सकता। सेम चीज आपका लैंग्वेज के साथ है। आप क्या करें, एज ए टीचर आपको क्या करना होगा, आप अपने बच्चे को प्रेज करते रहिए, उसको टाइम टू टाइम बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए क्या करते रहिए, भाषा को मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, साथ ही उसका इंटरेस्ट यहां पर होना बहुत जरूरी है। और ये इंटरेस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे टेक्स्ट बुक का चयन कर सकते हो जो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ाए। टेक्स्ट बुक मतलब हिंदी में आपको पाठ्य पुस्तक लिखा मिलेगा। ठीक है, आप ऐसी पाठ्य पुस्तक या फिर ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो बच्चे का इंटरेस्ट जगाए। आप ऐसे स्रोत या फिर संसाधनों का इस्तेमाल करें जो बच्चे का रुचि जो है उसको जगाने का काम करे। ठीक है, तो आपको पहला सिद्धांत यही पढ़ना है कि मोटिवेशन आपको बच्चे को देनी है। ठीक है, बिकॉज मोटिवेशन जो है वो पहली शर्त आप लगा लो, सबसे पहली कंडीशन होती है किसकी, लर्निंग की। ठीक है, अधिगम की जो है सबसे पहले कंडीशन होती है, पहली शर्त आप लगा सकते हो, पहली प्री रिक्वेसाइट होती है कि मोटिवेशन तो मिलना ही चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो बच्चा जो सीख रहा है वो उसको कहीं ना कहीं नहीं सीख पाएगा। पहली चीज आपके साथ क्लियर हुई। दूसरी है एक्सपोजर टू लैंग्वेज। एक्सपोजर टू लैंग्वेज मतलब आप जिस भाषा को बच्चे को सिखा रहे हो ना उसके संपर्क में लाइए उसको। मान लो अगर मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, बिकॉज हिंदी तो हम नॉर्मली सीख ही रहते हैं, मान लो अगर किसी बच्चे को हम इंग्लिश सिखा रहे हैं और इंग्लिश के संपर्क में आप उस बच्चे को नहीं ला पा रहे हो, अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, सब इंग्लिश पूरा कर दिया, लेकिन आप क्लासरूम में अगर इस इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर बच्चा घर पे अपनी कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, तो क्या वो इंग्लिश सीख पाएगा, नहीं। तो हमें बच्चे को एक्सपोज करना है किसके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए कहें। ठीक है, वो थोड़े पहले स्टार्टिंग में हो सकता है गलत बोले, लेकिन धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। तो आप जैसे जैसे उसको एक्सपोज करेंगे लैंग्वेज की तरफ, जैसे जैसे आप भाषा की तरफ उसको संपर्क में लाएंगे, वो जल्दी आसानी से सारी चीजों को कैच करना सीखेगा। ठीक है, तो एक्सपोज टू लैंग्वेज हो गया। उसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब यहां पर लर्निंग बाय डूइंग से मतलब है, लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बाय डूइंग हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, यानी कि करके सीखना। ठीक है, करके सीखना प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमने पढ़ा था ना, जिसमें हम जॉन डेवी को पढ़ते हैं, जिसके बारे में लर्निंग बाय डूइंग के बारे में जॉन डेवी भी बात करते हैं, फ्रोबल बात करते हैं। ठीक है, और मोंटेसरी बात करती है।
मोंटेसरी। ये सभी किस पर बात करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग पे। तो क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप जब तक बच्चे को खुद से नहीं करने देंगे, एक तो मैं क्या बताऊं, अगर मान लो मैं क्लास में बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं बोल करके जा रही हूँ, बच्चे सिर्फ पैसिव होकर के बैठे हैं, क्या वो सीख पाएंगे? अगर वो मुंह से एक शब्द भी ना बोले या फिर वो कभी उस चीज को ना सुने ना बोले, है ना, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो आप बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाइए, उसको करने दीजिए खुद से, ठीक है। उसको क्लासरूम में एक्टिव रखिए, सक्रिय रखिए उसको क्लासरूम में, वो सुने भी और साथ ही साथ आपके साथ प्रोनाउंस भी करे। भी भाषा बोलनी भी तो आनी चाहिए, है ना, जो लैंग्वेज है वो आपको बोलनी भी तो आनी चाहिए। तो बोलनी कब आएगी? जब बच्चा साथ के साथ आपको प्रोनाउंस करना सीखेगा, आपको इमिटेट करेगा, ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो। तो आप बच्चे को क्या करना है? आपने एक्टिव रखना है, तभी उसको भाषा जो है वो आ पाएगी, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट जो चीज है वो है यूजिंग मदर टंग। मदर टंग से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मदर टंग का मतलब क्या होता है? भाई मातृभाषा, है ना। और मातृभाषा आपकी कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा आपकी जो आपकी फैमिली में भाषा बोली जाती है, जो सबसे पहले आपने सीखी है। आपने जन्म लिया, किसी बच्चे ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही वो जिस भाषा को बोलना स्टार्ट करता है वो उसकी कैसी होती है? वो उसकी मदर टंग होती है, यानी कि मातृभाषा होती है। अगर कोई बच्चा तेलुगु फैमिली में अगर किसी ने जन्म लिया है, ठीक है, अगर मान लो, या फिर तमिल फैमिली में जन्म लिया है, तो वो बच्चा सबसे पहले क्या बोलना सीखेगा? तेलुगु बोलना सीखेगा। तो यानी कि उसकी जो मदर टंग है वो क्या है? ये है, ठीक है। अब एक परिवार में भाई काफी सारी मदर टंग हो सकती है। मान लो अगर मदर कोई और लैंग्वेज बोलती है तो बच्चा वो भी बोलना सीख जाएगा, है ना। मान लो फादर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब उनको कोई और आती है वो बोलते हैं, तो बच्चा वो भी बोलना सीख जाएगा, ठीक है। तो जो भी वो अपने एनवायरमेंट से एक्वायर कर रहा है वो उसकी मदर टंग कहलाती है, और जो सीखता है वो बाद में उसकी सेकेंड लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बात करती है कि जो मदर टंग है उसमें आप पहली से मतलब 5th क्लास तक, प्राइमरी लेवल तक, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस क्लास तक? तो प्राइमरी लेवल तक, यानी कि 5th क्लास तक, ठीक है, प्राथमिक माध्यम तक, प्राथमिक स्तर तक आप बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे? उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे, यानी कि मदर टंग में पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे? भी प्राइमरी लेवल तक उसको मातृभाषा में पढ़ाएंगे। उसके बाद आप उसको एक्सपोज कर सकते हो, आप फिर डायरेक्टली उसको टारगेट लैंग्वेज जो कि उसकी सेकंड लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, हमारी हम हिंदी, सॉरी इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं? हम इंग्लिश सीखते हैं, तो हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज कौन सी हो गई? इंग्लिश हो गई, ठीक है। तो उसके बाद आप जो दूसरी भाषा बच्चा सीख रहा है उसको क्या कर सकते हो? उसके एक्सपोज में आप बच्चे को ला सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो 1 to 5 तक, तो फिर आप समझा सकते हो। जैसे मान लो आप इंग्लिश में कुछ बता रहे हो तो आप उसका हिंदी मीनिंग उसको बता सकते हो कि बेटा आपकी लैंग्वेज में इसको ऐसे बोला जा सकता है, या फिर उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी वो बोलता है, तमिल बोलता है, पंजाबी बोलता है, आप उसमें बता सकते हो बेटा इसका मतलब ये है, ठीक है। तो वो रिलेट करते हुए जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का बहुत बड़ा अहम योगदान है कि आप मदर टंग में पढ़ाई। हालांकि सब इस चीज से एग्री नहीं करते हैं, बट अगर बच्चे को आप मदर टंग में स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे तो फिर उसको इजी रहता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्लास तक? तो आप बताएंगे 1 से 5 क्लास तक, और कोशिश अगर फिर भी अगर ज्यादा जरूरी है तो आप 8th क्लास तक भी इस चीज को खींच सकते हो, ठीक है। अदरवाइज 1 से 5 तक तो जरूरी है कि आप उसको मातृभाषा में पढ़ाएं, उसकी मदर टंग में पढ़ाएं। इतना यहां से समझ में आया। नेक्स्ट जो है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? ये हम सभी ने पढ़ा है भाई। व्यक्तिगत भिन्नताएं, आपकी क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं, सबकी लर्निंग स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबका समझने का लेवल अलग होता है। अब यहाँ पर बात हुई है भाषा की, यानी कि लैंग्वेज की। इसके अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो कैसे देखी जाएगी? भाई हर बच्चे का जो लर्निंग का लेवल है वो अलग होता है, हर बच्चे का भाषा का बोलने का भी लेवल अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाए, हो सकता है कोई बच्चा देर से बोलना सीखे, है ना। मान लो अगर मैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज करा रही हूँ तो किसी बच्चे को की पकड़ जल्दी हो जाती है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है रूल्स वगैरह, ठीक है। कोई बच्चा प्रोनाउंसिएशन बहुत जल्दी सीख जाता है, वर्ड्स को बहुत जल्दी वो सीख जाता है, कैच कर लेता है। किसी बच्चे को नहीं हो पाता है, वो थोड़ा लेट कर पाता है, कोई बच्चा बहुत ही दिक्कत से कर पाता है। तो हर तरीके के बच्चे आपकी क्लासरूम में होते हैं। तो आपकी अपनी जो स्ट्रैटेजी है, टीचिंग स्ट्रैटेजी है, वो उनके अकॉर्डिंग बनानी होगी। आप किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यही होता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका लर्निंग का लेवल अलग अलग होता है, सबका भाषा को ग्रहण करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आप किसी भी बच्चे को कॉर्नर नहीं कर सकते हो, आपको इंक्लूडेड रखना है सबको एक ही क्लासरूम में, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टू रियल लाइफ। आप बच्चे को भाषा इस तरीके से पढ़ाएं कि आप उसके जो जिंदगी में चीजें हो रही है उससे जोड़ करके पढ़ाएं। अगर आप ऐसे जोड़ करके पढ़ाएंगे, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ अगर जोड़ करके पढ़ाएंगे, वास्तविक जीवन के साथ,
ठीक है, अगर जोड़ करके पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से जो है समझेगा उस चीज़ों को और स्टार्ट करेगा। जैसे कि मान लो मैं कह देती हूँ क्लासरूम में कि आप बेटा आज आए हो तो आपने रास्ते में क्या क्या देखा, आप उसको लिख करके बताइए, है ना, आप डायरी में लिख करके बताओ, नोटबुक में लिख करके दिखाओ, ठीक है, जो कापियां हैं उनमें लिख करके दिखाओ। तो ऐसे बच्चा क्या करेगा, अब उसको पता है भाई वो पूरे दिन में क्या किया उसने, है ना, तो वो अपने खुद में लिखने की कोशिश करेगा, और जब लिखने की कोशिश करेगा तो उसका जो राइटिंग है वो यहाँ पर सुधरेगी, उसको लिखने का कौशल, भाई स्किल्स जो होती है वो 4 तरह की होती है ना। लैंग्वेज में हम स्किल पढ़ते हैं, भाषा कौशल हम जिसको हिंदी में कहते हैं, वो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इससे बच्चे की राइटिंग स्किल बढ़ती है, साथ ही बच्चे का जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं सुधरता है। तो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए भी आप उसको सिखा सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अभ्यास, और कोई भी चीज़ बिना अभ्यास के आप नहीं सीख सकते हो। मैं अगर इंग्लिश पढ़ रही हूँ और अगर मैं इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक ही करके आ रही हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश का एक शब्द भी अगर नहीं बोल रही हूँ तो फिर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ। इसके लिए मुझे अभ्यास करना होगा। मैं इंग्लिश में सबसे पहले तो बोलना स्टार्ट करूँ, कोशिश तो करूँ कम से कम, ठीक है। तो हो सके तो बच्चे को आप कहे कि बेटा 5-4 लाइन है, आप इसको घर पे बोला करो, तो आप वो बच्चा क्या है, वो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो प्रैक्टिस यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप बढ़िया तरीके से तभी कर सकते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस में लाओगे, ठीक है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, और ये सबको पता है, हम जितना पढ़ेंगे, हम एस्टेट के लिए इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे बढ़िया नंबर आएंगे। सेम आपका लैंग्वेज के साथ है। इंग्लिश को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी इंग्लिश नहीं आ सकती। सेम आपका हिंदी के साथ है, सेम आपकी जो अदर लैंग्वेज है उनके साथ है। नेक्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब अनुकरण का सिद्धांत। इसमें आप खुद को रख सकते हो, ठीक है। एज ए टीचर, भाई एक शिक्षक होने के नाते आपका जो है लैंग्वेज के ऊपर पकड़ हो, आपकी भाषा के ऊपर अच्छी सी पकड़ हो, और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है मतलब आपका जो बोलने का तरीका है वो एकदम सटीक होना चाहिए, बिकॉज आप जो बोलेंगे बच्चा उसी को ही इमिटेट करेगा। अगर आप किसी शब्द को गलत बोल रहे हो तो बच्चा फिर गलत ही बोलेगा, ठीक है। तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। बच्चा फिर आपकी तरह ही करने की कोशिश करता है, इसलिए इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का यानी कि सीखने का एक ऑर्डर होता है। भाषा की अगर बात करूं, हम लोग इसमें जो लैंग्वेज स्किल जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ में बता देती हूँ। LSRW। L का मतलब होता है लिसनिंग यानी कि सुनना। S का मतलब होता है स्पीकिंग। R का मतलब होता है रीडिंग मतलब पढ़ना, और W का मतलब होता है राइटिंग। ये इंग्लिश में है। हिंदी में आपका ये कहलाया जाएगा सु वो पली से, मैंने याद किया हुआ है, आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सु वो पै और ली। सु मतलब सुनना, वो से बोलना, पै से पढ़ना, और ली से लिखना, ठीक है। तो ये 4 कौशल होते हैं, 4 स्किल होते हैं। इंग्लिश में स्किल कहलाएंगे, लैंग्वेज स्किल, और हिंदी में इसको भाषा के कौशल बोलते हैं। तो इनका जो लर्निंग का तरीका होता है वो सेम ऑर्डर से होता है। सबसे पहले आपको लिसनिंग आनी चाहिए है। जब तक आप सुनना नहीं सीखेंगे, आप जब तक ढंग से सुनेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे कैसे? आप सामने वाले की बात ढंग से नहीं सुनेंगे तो आप रेस्पॉन्स करके उसको जवाब नहीं दे सकते हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग जवाब नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको लिसनिंग आनी चाहिए, उसके बाद आप बोलना सीखेंगे, फिर आप रीडिंग करना सीखेंगे, और रीडिंग करके ही तो आप क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। सेम ऑर्डर में आपको भाषा हमेशा सीखनी होती है, ये ऑर्डर आपका चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता आप पहले रीड करेंगे, फिर आप लिसनिंग करेंगे, फिर आप राइटिंग करेंगे, फिर आप स्पीकिंग करेंगे। LSRW आपको ध्यान में रखना है। सु वो पहली, आपका जो तरीका है किसी भी भाषा को पढ़ने का वो यही होता है, ठीक है। तो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, सीखने का जो प्राकृतिक क्रम है उसको आपने मेंटेन रखना है। आप इसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे को भाषा सिखाएंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड मैनर प्रिंसिपल का। इंटीग्रेटेड मैनर मतलब एकीकृत तरीके का। ये जितने भी आपके लैंग्वेज के स्किल है, जो भी आपके ये भाषा के कौशल है जो ऊपर मैंने अभी आपको बताए हैं LSRW, ये सभी आपको मतलब कंप्लीट सीखने, एज ए होल सीखने। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने लिसनिंग सीख ली, स्पीकिंग सीख ली, आप रीडिंग और राइटिंग नहीं कर पा रहे हो। इंटीग्रेटेड होती हैं, ठीक है। आपकी जो पकड़ है वो 4 कौशलों पर होनी चाहिए। 4 कौशलों पर आपकी जो प्रॉपर पकड़ है वो होनी चाहिए, तभी आप भाषा जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज को आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है कि आप किसी भी कौशल को इग्नोर नहीं कर सकते हो, सारे कौशल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीज़ें इतनी ही ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। टाइम मिलेगा तो हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी बहुत सारी करेंगे। अभी फोकस करते हैं अपने इस सिलेबस को ख़त्म करने पर, ठीक है। कोशिश करेंगे कि दिवाली से पहले इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फिनिश कर दें। तो आपके ये कुछ प्रिंसिपल है जो हमने पढ़े हैं यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लगा हो तो ज़रूर शेयर करें सभी के साथ, लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती। लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अगर नहीं किया है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 2 ये सेक्शन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप नोट्स परचेज कर सकते हो। पेड नोट्स है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।